Hello dear student, this is the next video, 5th chapter, History, Rulers and Buildings. In last video we discussed about the temples, mosques and tanks which were built by kings to show their devotion and demonstrate the power and wealth. This video will start with the topic of gardens, tombs and forts. Under the Mughals, architecture became more complex. Babur, Humayun, Akbar, Jahangir and especially Shah Jahan were especially interested in literature, art and architecture. मुगल के टाइम में आर्किटेक्चर जो था बहुत कॉम्प्लेक्स बन गया था, बहुत जटिलताएं आ गई थी, बहुत सी नई चीज़ों को उसमें ऐड किया गया पुरानी चीज़ों के साथ. बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां पर्सनली इन चीज़ों पर अपना इंटरेस्ट दिखाते थे और उन्हें प्रोटेक्ट करके रखते थे. लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया एंड आर्किटेक्चर. इन हिज ऑटोबायोग्राफी, बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है जिसे बाबरनामा कहा जाता है, अपनी ऑटोबायोग्राफी में बाबर ने खुद बताया है हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स, कि उसका कितना इंटरेस्ट था गार्डन्स को बनाने में. प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्ड एनक्लोजर एंड डिवाइडेड इंटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स. ऐसे गार्डन्स जो कि रेक्टेंगुलर वॉल के अंदर होते थे और 4 पार्ट्स में डिवाइड होते थे, और जिससे उन्हें डिवाइड किया जाता था वो आर्टिफिशियल चैनल्स होते थे, मतलब छोटी आर्टिफिशियल नहरें होती थी. दीज गार्डन्स आर कॉल्ड चारबाग. इन गार्डन्स को चारबाग कहा जाता था. यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं इस इमेज में गार्डन है और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और ये जो डिवाइड जिसके थ्रू किया गया है वो चैनल्स है जहाँ पर पानी रहता है. तो इस तरीके के गार्डन को चारबाग कहा जाता था, 4 गार्डन्स, बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर्स. क्योंकि इनका जो एक सिमेट्रिकल डिवीजन होता था क्वार्टर्स में, 4 भाग में, इसीलिए इन्हें चारबाग कहा जाता था. बिगनिंग विद अकबर, some of the most beautiful charbags were constructed by जहांगीर and शाहजहां in कश्मीर. अकबर के टाइम पर बहुत से इस तरीके के जो चारबाग थे वो बनाए गए थे. सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चारबाग्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर, और कुछ बहुत सुंदर चारबाग्स के पैटर्न में बने हुए जो गार्डन्स बनाए गए थे जहांगीर के टाइम पर बनाए गए थे, जैसे कि शाहजहां और जहांगीर के टाइम पर कश्मीर, आगरा और दिल्ली में. There were several important architectural innovations during Akbar's reign. अकबर के टाइम पर बहुत सारे इनोवेशन का मतलब होता है किसी पुरानी चीज़ में को नई तरीके से बनाना. उसमें उसकी पुरानी जो इम्पोर्टेंस है वो भी बनी रहती है, और उसमें जो नई जो उसमें नए चेंजेस होते हैं वो भी उसमें डाले जाते हैं. तो इनोवेशन का मतलब होता है नवीनता या मॉडर्निटी. तो अकबर के टाइम पर जो आर्किटेक्चर था उसमें कई इनोवेशंस हुए, कई डेवलपमेंट हुई. फॉर इंस्पिरेशन अकबर्स आर्किटेक्ट टर्न टू द टॉम्ब्स ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तिमूर. और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं अकबर के जो आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने कई सारी चीज़ें जो उनके एंसेस्टर थे तिमूर उसके टॉम्ब से लिए थे. द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे, जिसे पिश्ताक कहा जाता था, became important aspect of मुगल आर्किटेक्चर. तो उसकी टॉम्ब से, तिमूर की टॉम्ब से जो एक इंस्पिरेशन लिया था अकबर के आर्किटेक्ट ने, उसमें सेंटर में एक बिल्डिंग होती थी जिसकी छत डोम शेप की होती थी, और एक बहुत लंबा रास्ता होता था वहाँ तक पहुँचने के लिए, जिसे पिश्ताक कहा जाता था. फर्स्ट विजिबल इन हुमायूं टॉम्ब. और इस तरीके का आर्किटेक्चर सबसे पहले हुमायूं की टॉम्ब में इंडिया में देखने को मिलता है. द टॉम्ब वाज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ए ह्यूज फॉर्मल चारबाग. जो टॉम्ब होते थे वो चारबाग के एकदम सेंटर में होते थे, मतलब सेंटर में होता था. जो टॉम्ब मेन टॉम्ब होता था वो सेंटर में होता था, उसके चारों तरफ चारबाग के पैटर्न में बने हुए गार्डन्स होते थे. एंड बिल्ड इन द ट्रेडिशन नोन एज 8 पैराडाइज. और इसे ट्रेडिशनली बिल्ड किया जाता था जिसे 8 पैराडाइज और हर्स्ट बिस्ट कहा जाता था. अ सेंटर हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स.
जो सेंटर हॉल होता था वो 8 रूम से, उसके चारों तरफ 8 कमरे होते थे। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन। इस टाइम पर जो बिल्डिंग्स होती थी वो मोस्टली रेड सैंडस्टोन से बनाई हुई होती थी, एस्ड विद वाइट मार्बल, और उसके जो किनारे होते थे वो वाइट मार्बल से बने होते थे। It was during Shahjahan's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together, a grand harmonious synthesis. और शाहजहाँ के टाइम पर बहुत से चेंजेस आए आर्किटेक्चर में। जो पुरानी आर्किटेक्चर था और जो नया आर्किटेक्चर था, दोनों को मिला के एक नई तरीके का आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। His reign witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. इसके टाइम पर जो इसका रूलिंग टाइम था, रेन मतलब रूलिंग टाइम ऑफ अ किंग, इसका शाहजहाँ का जो रूलिंग टाइम था वो एक तरीके से विटनेस्ड है, एक तरीके से गवाह है कि इसके टाइम पर कितना सारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चली थी आगरा और दिल्ली में। द सेरेमोनियल हॉल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस, एक तरीके का इस हॉल बनाया जाता था जिसे दीवाने खास या दीवाने खास और दीवाने आम कहा जाता था। और केयरफुली प्लान्ड, इसे बनाने में बहुत ध्यान से इसे बनाया जाता था। प्लेस्ड विद इन अ लार्ज कोर्टयार्ड, ये एक तरीके का लार्ज कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मतलब होता है आंगन, आंगन होता था बहुत बड़ा। दीज कोर्ट्स वर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज चिहल सुतन और 40 पिलर्ड हॉल्स। इस तरीके के कोर्ट को चिहल सुतन, जिसका मतलब होता है 40 पिलर्ड हॉल, मतलब एक बड़ा हॉल जहाँ पर 40 पिलर के ऊपर वो टिका हुआ हो। शाहजहाँ's ऑडियंस हॉल वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क। शाहजहाँ का जो ऑडियंस हॉल था, जिसे दीवान ए आम कहा जाता था, उसका जो कंस्ट्रक्शन था वो मॉस्क को रिजेंबल करता था, मतलब जो मॉस्क मस्जिद होते थे उसकी तरह दिखता था। द पेडेस्टल ऑन विच हिज थ्रोन was placed was frequently described as the Qibla, the direction faced by Muslims at prayer. जो ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरीके का वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके बेस पर कहा जा सकता है कि वो एक मस्जिद को रिजेंबल करता था। जो पेडिस्टल था, पेडिस्टल मतलब चेयर, सिंहासन, जो सिंहासन था, जो चेयर था, ऑन विच हिज थ्रोन, जिस पर उसका सिंहासन था, वॉज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द किबला। वो जिस जगह पर था उसे किबला कहा जाता था, और एक ऐसे डायरेक्शन पर था जहाँ पर मुस्लिम जिस डायरेक्शन पर फेस करके मुस्लिम अपनी प्रेयर करते हैं। तो जब भी राजा वहाँ पर आता था तो जो प्रजा होती थी, जो सब्जेक्ट्स होते थे और जो उसके नोबल्स होते थे, उनका फेस राजा की तरफ होता था। सिंस एवरीबडी फेस दैट डायरेक्शन व्हेन कोर्ट वाज इन सेशन, द आइडिया ऑफ द किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वाज सजेस्टेड बाय दिस आर्किटेक्चर फीचर। और इस तरीके के आर्किटेक्चर फीचर से ये पता चलता है कि राजा अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव समझता था। The connection between royal justice and the imperial court was emphasized by Shah Jahan in his newly constructed court in Red Fort and Delhi. जब दिल्ली में शाहजहाँ ने रेड फोर्ट बनाया था, द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इम्पेरियल कोर्ट वॉज एम्फिसाइज्ड बाय शाहजहाँ। और जो रॉयल जस्टिस थी, जो इम्पेरियल कोर्ट में दे दिया जाता था, उस पर ज़्यादा जोर दिया। Behind the emperor's throne were a series of pietra dura. जो एम्पर का थ्रोन होता था, जो सिंहासन होता था, उसमें पिएट्रा ड्योरा एक तरीके का जो पैटर्न था किसी भी चीज़ को सजाने का। पिएट्रा ड्योरा कलर्ड हार्ड स्टोन प्लेस्ड इन डिप्रेशन कार्व्ड इनटू मार्बल और सैंडस्टोन, क्रिएटिंग ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न्स। एक तरीके से डेकोरेशन के लिए इसे यूज़ किया जाता था, इस तरीके के पैटर्न को। इसमें जो डिप्रेशन मतलब जो कार्व प्लेस्ड होते थे, जिन्हें खोद खोद के डिज़ाइन बनाया जाता था, फिर उस डिज़ाइन को और डेकोरेटिव बनाने के लिए उसमें प्रेशियस स्टोन्स को पेस्ट किया जाता था। तो इस तरीके के जो आर्ट थी उसे पिएट्रा ड्योरा कहा जाता है, और पिएट्रा ड्योरा मुगल्स के टाइम पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो जो राजा का थ्रोन होता था, सिंहासन होता था, उसमें पिएट्रा ड्योरा
का जो कंसेप्ट था उसे यूज़ किया गया। इनलेस दैट डिपिक्टेड द लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फियस प्लेइंग अ ल्यूट। राजा का जो थ्रोन था, राजा का जो सिंहासन था, उसमें पिएट्रा ड्यूरा के थ्रू एक ग्रीक गॉड जिसे ऑर्फियस कहा जाता था उसको बनाया गया था, जो इस तरीके से उसे दिखाया गया था, इस तरीके से डिपिक्ट किया गया था, इस तरीके से बनाया गया था कि वो ल्यूट बजाता हुआ दिखता था। ल्यूट मतलब होता है एक गिटार लाइक इंस्ट्रूमेंट, गिटार की तरह दिखने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ऑर्फियस जो ग्रीक गॉड था उसे ल्यूट बजाते हुए दिखाया गया था। इसको दिखाने के पीछे ये रीज़न था कि इट वॉज बिलीव दैट ऑर्फियस म्यूजिक कुड काम फ्यूरियस बीस्ट until they coexisted together peaceably। ऑर्फियस को बनाने के पीछे रीज़न ये था कि जो ऑर्फियस का म्यूज़िक होता है वो जो फ्यूरियस बीस्ट होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, उन्हें शांत करने में हेल्प करता है, और तब तक उन्हें शांत करने में हेल्प करता है जब तक कि वो एक साथ रहना ना सीख जाए। The construction of Shahjahan's audience hall aimed to communicate that the king's justice would treat the high and the low as equals, creating a world where all could live together in harmony। और शाहजहाँ का जो ऑडियंस हॉल था, दीवान ए आम जिसे कहा जाता था, वो बनाने के पीछे रीज़न ये था कि सभी को इक्वल जस्टिस मिले, चाहे वो लो कैटेगरी से बिलोंग करता हो या फिर हाई कैटेगरी से बिलोंग करता हो, और सभी को एक साथ, हार्मनी मतलब होता है एकता के साथ रहने के लिए ये चीज़ इंस्पायर करती थी। In the early years of his reign, शाहजहाँ's capital was at आगरा। शाहजहाँ का जब वो राजा बना तो अर्ली एज में आगरा उसकी कैपिटल थी। अ सिटी वेयर द नोबिलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना, जहाँ पर नोबिलिटी जो उसके दरबारी होते थे, जो ऑफिशियल्स होते थे, उनके जो होम होते थे, उनका जो घर होता था वो यमुना रिवर की बैंक में होता था, मतलब ये यमुना नदी के किनारे बनाए गए होते थे। दीज वर सेट इन द मिडस्ट ऑफ फॉर्मल गार्डन्स कंस्ट्रक्टेड इन द चारबाग फॉर्मेट, और ये सेंटर में होते थे और उसके बाद चारबाग बनाए जाते थे। द चारबाग गार्डन ऑल्सो हैड अ वेरिएशन दैट हिस्टोरियंस डिस्क्राइब्ड एट द रिवर फ्रंट गार्डन्स, और जो चारबाग होते थे डिफरेंट टाइप्स के होते थे, और जो नदियों के किनारे चारबाग बने थे उसे हिस्टोरियंस ने रिवर फ्रंट गार्डन कहा है। इन दिस द ड्वेलिंग वॉज नॉट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चारबाग बट एट इट्स एंड। यहाँ पर जो वैसे जब टॉम के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसमें जो टॉम होती थी वो सेंटर में होते थे और उसके चारों तरफ चारबाग बने होते थे। लेकिन जब ड्वेलिंग की बात करते हैं जहाँ पर लोग रहते थे, तो वहाँ पर जो चारबाग होते थे वो सामने होते थे और किनारों पर घर बने होते थे, क्लोज टू द बैंक ऑफ द रिवर। शाहजहाँ adapted the riverfront garden in the layout of ताजमहल। जब ताजमहल बनाया था शाहजहाँ ने, तो उसने इसी तरीके का गार्डन वहाँ पर बनाया, रिवर फ्रंट गार्डन। द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चर अकम्पलिशमेंट ऑफ हिज रेन। इसके टाइम पर एक ताजमहल एक ऐसा आर्किटेक्चर था जो बहुत बड़ा भव्य बनाया हुआ था। Here the white marble mausoleum was placed on a terrace by the edge of river and the gardens was to its south। शाहजहाँ से पहले जितने भी मुगल रूलर्स हुए, they preferred to use red sandstone in construction, but शाहजहाँ preferred white marble in construction। तो शाहजहाँ ने जब ये ताजमहल बनाया था, जिसे म्यूज़ियम कहा जाता है। म्यूज़ियम का मतलब होता है, म्यूज़ियम एक तरीके की टॉम्ब होती है, एक तरीके की कब्र होती है, लेकिन ये बहुत मार्वलस होती है, स्प्लेंडेड होती है, भव्य होती है, और कई बार म्यूज़ियम में एक से ज़्यादा कब्र भी बनाई जाती हैं। तो ताजमहल एक टॉम्ब नहीं बल्कि एक म्यूज़ियम है, क्योंकि ये स्प्लेंडेड है और साथ ही साथ यहाँ पर एक से ज़्यादा कब्र है, नूरजहाँ और शाहजहाँ की। नूरजहाँ नहीं, मुमताज़ महल, क्योंकि जो शाहजहाँ की वाइफ थी वो मुमताज़ महल थी।
हेयर द वाइट मार्बल म्यूजियम वॉज प्लेस्ड ऑन अ टेरेस। और ताजमहल का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें एक चबूतरे पर ये बनाया गया है, मतलब एक ऊंची जगह पर बनाया गया है। बाय द एज ऑफ द रिवर एंड द गार्डन वॉज टू इट्स साउथ। और इसके साउथ में गार्डन बनाया गया है। Shahjahan developed this architecture form as a means of control to access that nobles had to the river. शाहजहाँ ने इस तरीके का आर्किटेक्चर इसलिए बनाया गया क्योंकि रिवर में हर एक नोबिलिटी को वो जाने के लिए कंट्रोल कर सके। इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद दैट द कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली, जब शाहजहाँ ने न्यू सिटी बनाई थी दिल्ली में, शाहजहानाबाद जिसे कहा गया था, द इम्पेरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट। जो इम्पेरियल पैलेस थे वही रिवर फ्रंट में बनाए गए थे। ओनली स्पेशल फेवर नोबल्स लाइक हिज एल्डेस्ट सन दारा शिकोह, और सिर्फ जो उसका फेवरेट बेटा था दारा शिकोह सबसे बड़ा, उसी को ही परमिशन थी कि वो नदी में जा सके। ऑल अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना। और जितने भी अदर नोबल्स थे, जो उसके ऑफिशियल्स थे, उनके जो घर बनाए गए थे, होम बनाए गए थे, वो यमुना नदी से दूर बनाए गए थे। तो इस तरीके से जो स्पेशल जो उसके ऑफिसर्स होते थे और जो उसकी फैमिली होती थी, सिर्फ उन्हीं के ही जो पैलेस होते थे वो यमुना नदी के किनारे बनाए गए थे। रीजन एंड एम्पायर। अब हम बात करेंगे रीजन और एम्पायर की, कि किस टाइम जो आर्किटेक्चर था वो एक रीजन से दूसरे रीजन बहुत अलग था, लेकिन साथ ही साथ इस टाइम पर एक रीजन के लोगों ने दूसरे रीजन के आर्किटेक्चर फॉर्म को भी अडॉप्ट किया था। और जिस तरीके से टाइम टू टाइम एम्पायर चेंज होते रहते हैं, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। जैसे पहले दिल्ली सल्तनत था, उसके बाद मुगल्स आए, दिल्ली सल्तनत में भी डिफरेंट डायनेस्टीज़ आई, स्लेव डायनेस्टी हो गई, खिलजी डायनेस्टी हो गई, तुगलक डायनेस्टी हो गई। तो इस तरीके से अलग अलग एम्पायर आए, अलग अलग डायनेस्टी आई, लेकिन उन्होंने जब कंस्ट्रक्शन कराया तो जो पहले के राजाओं के थ्रू जो कंस्ट्रक्शन के जो फॉर्म यूज़ किए जाते थे, वो इनके टाइम पर भी वही टेक्निक उन्होंने अडॉप्ट करी। As construction activity increased between the 8th and 18th century, there was also a considerable sharing of ideas across region. 8 to 18th century कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, और इसी के साथ साथ एक रीजन से दूसरे रीजन में भी जो आर्किटेक्चर जो टेक्निक्स थी वो अडॉप्ट की गई। द ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन वर अडॉप्टेड बाय अनदर। जो एक रीजन का ट्रेडिशन होता था वो दूसरे रीजन के थ्रू अडॉप्ट किया गया। इन विजयनगर फॉर एग्जांपल, अगर हम विजयनगर का एग्जांपल लें, द एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर्स वर strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining sultanates of बीजापुर एंड गोलकोंडा। जो विजयनगर में स्टेबल्स बनाए गए थे वो उसके पास में ही जो बीजापुर गोलकोंडा थे उन्होंने उसी तरीके के आर्किटेक्चर को ही अडॉप्ट किया। इन वृंदावन नियर मथुरा टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन आर्किटेक्चरल स्टाइल दैट वर वेरी सिमिलर टू द मुगल पैलेस इन फतेहपुर सीकरी। मथुरा और वृंदावन में जिस तरीके के टेम्पल्स बनाए गए, जिस तरीके का आर्किटेक्चर वहाँ पर यूज़ किया गया, वो कहाँ से अडॉप्ट किए जाते हैं, वो किससे मिलते हैं? जो मुग़ल पैलेस था फतेहपुर सीकरी में, उससे मिलते जुलते दिखाई देते हैं। द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर दैट ब्रॉट डिफरेंट रीजन अंडर देयर रूल हेल्प इन दिस क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल। और इस तरीके से लार्ज एम्पायर्स दैट ब्रॉट डिफरेंट रीजन, जिनके अंडर में डिफरेंट रीजन आते थे, देयर रूल हेल्प in this cross fertilization of artistic form of architecture style. Mughal rulers were particularly skilled in adapting regional architectural style. जो मुगल रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे और उन्होंने दूसरे आर्किटेक्चर स्टाइल को भी अपने आर्किटेक्चर स्टाइल में कंबाइन किया था। In Bengal, for example, the local rulers have helped developed a roof that was designed to resemble a thatched hut. बंगाल का अगर हम एग्जाम्पल लें, जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने इस तरीके की रूफ डेवलप की थी जो हट की तरह होती है।
जिसमें जो घास फूस होती है उसकी छत बनाई जाती है, तो उस तरीके से बहुत मिलती थी। द मुगल्स लाइक दिस बंगला डॉम, और जो मुगल्स थे वो इस तरीके के जो बंगलाज होते थे, बेंगलोज होते थे, वो उन्हें बहुत पसंद आए। सो मच दैट दे यूज्ड इट इन देयर आर्किटेक्चर। द इम्पैक्ट of other regions were also evident. In Akbar's capital at Fatehpur Sikri, many of the buildings show the influence of the architectural style of Gujarat and Malwa. अकबर की जो कैपिटल थी फतेहपुर सीकरी, उसमें बहुत सी बिल्डिंग्स ऐसी थी जो ऐसा लगता था कि इन्फ्लुएंस्ड है गुजरात और मालवा के आर्किटेक्चर स्टाइल से. Even though the authority of the Mughal rulers waned in the 18th century, the architectural style developed under their patronage were constantly used and adapted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdom. और जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब एक डायनेस्टी ख़त्म हो गई और दूसरी डायनेस्टी उसकी जगह इस्टेब्लिश हुई, तो उन्होंने ईज़िली उनके आर्किटेक्चर स्टाइल को भी अडॉप्ट किया. तो इसी वजह से तो जैसे ही मुग़ल अथॉरिटी 18th सेंचुरी में कम होती गई, जो उनके अंडर में आर्किटेक्चर स्टाइल डेवलप हुआ था वो कॉन्स्टेंटली उन रूलर्स के थ्रू अडॉप्ट किया गया हु एस्टैब्लिश देयर किंगडम आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ मुग़ल अथॉरिटी. So chapter has finished. Watch this video carefully and read your book after watching this video.